थे। और ये भी जानते हो कि मूर्खों को उपदेश देना उससे बड़ी मूर्खता होती है, ये कहा जाता है। तो उस समय इतने ज़्यादा पढ़े लिखे ये थे कि जो इन्होंने बात कही तत्काल में समझ किसी की नहीं आई, क्योंकि उतने समझदार लोग नहीं थे। लेकिन इन्होंने जो जो कहा वो सही कहा। इन्होंने कहा कि प्रत्येक इंसान को, प्रत्येक व्यक्ति को पार्टिकुलर अगर कहने से ना सुधरे, एक उदाहरण ले लो, तो उसे भरी समाज में या अपने सोसाइटी में उसे बेइज्जत कर देना चाहिए। तब आदमी को लगने लगता है कि ऐसा मैं ना करता तो ऐसा ना होता। जैसे कि उन्होंने राज्य की बात कही, उन्होंने कहा कि भारत देश में पॉवर्टी के लिए जो समिति बन रही है उसका चेयरमैन मुझे निर्धारित किया गया। चलिए वो बन गए। उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि इतना प्रावधान करने के बाद, चाहे नीलकांत डांडेकर की समिति रही हो, चाहे वाई के अलग की रही हो, ठीक है, इसके बाद और भी समितियां बनी, जैसे हम उसकी हाशिम अमला जी की समिति बनी थी, कई लोगों की बनी। लेकिन कई लोगों की समिति ने यह कहा कि छोटे वर्ग, जैसे मान लीजिए बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, वर्ग की बात कर लो क्योंकि वर्ग यहाँ ज़्यादा थे, और ये स्टेट हो गए। इतना कुछ कहने के बाद भी ये लोग नहीं सुधरे, अर्थात अपने जो जीवन स्तर को है वो आगे नहीं ले गए। बात समझे? तब इन्होंने एक सुझाव दिया था अपनी रिकमेंडेशन में, जो बाद में इन्होंने रिपोर्ट लगाई। इसमें कहा कि प्रत्येक मूल्य स्तर, वैल्यू स्टेटस जो होता है, वैल्यू के आधार पर भारत देश के जितने भी स्टेट हैं उनको बांट दिया जाए। बात समझे? बांटने के बाद उसे बताओ कि तुम इस स्थान पर थे, अगर प्रयास करते तो ऐसा हो जाता। जैसे हम तुम लोग के लिए कह रहे हैं, तुम अपने के लिए समझ लो। जैसे भी हमने कही ना कि एक बार सार्वजनिक रूप से अगर तुमसे कहा जाए सुधर जाओ, नहीं सुधर रहे हो, तो मैं इस तरह से कह सकता हूँ, बच्चे हैं, ज़्यादा नालायकी हो जाएगी तो कहेंगे, फिर नाम पता करने लगेंगे किसका क्या नाम है, तो ज़्यादा और ठीक नहीं लगता, उचित भी नहीं है किसी को नॉमिनेट करके बेइज्जत करना। समझ रहे हो? तो इन्होंने जो पैरामीटर लगाया, उन्होंने कहा जैसे बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, कुछ एरिया और थे, इनका अलग कर दिया जाए, पूरा डायग्राम बना के। लेकिन भारत देश, जानते हो योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री ने यह कहा कि मंत्रिमंडल का चेयरमैन होता है और रिस्पॉन्सिबल होता है लोकसभा के प्रति, तो उसने कहा जवाब तुमको देना पड़ेगा ना। तो उन्होंने कहा कि भारत के संविधान में एक बात लिखी गई है, अखंड भारत। अखंड का मतलब टूटा तोड़ा नहीं जा सकता ना। और अगर 25 राज्य, जबकि ये बात है उस समय कितने राज्य थे? 25। और यूनियन स्टेट कितने थे? 7। उसने कहा 25 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश के टुकड़े होंगे, टोटल ओवरऑल भारत के कितने खंड होंगे? 32 भाई, है ना, 32 टुकड़े हो जाएंगे। और सही बात है, कुछ आदमी सोचता है कि बच्चा ही सोच ले कोई और, अगर उस आदमी को कह दो एकदम कि सही सही का निठल्ला है, किसी काम के नहीं है, तो अगर 4 आदमी कह दे तो ये मान लेता है कि हमें ये काम नहीं कर सकते, फिर वही काम करेगा। एक नामकरण का सिद्धांत है, और क्या नाम था उनका, राइटर का नाम भूल गए हम, जिसने नामकरण का सिद्धांत दिया था, उसने कहा कि आदमी जो अपराधी होते हैं, पर माँ के गर्भ से कोई अपराधी पैदा नहीं होता। उसका क्या नाम था, व्हीलर करके लिखता था, देखो याद आ जाएगा तो बता देंगे, अमेरिका का रहने वाला था। उसने कहा कि अगर आदमी जा रहा है बार बार और काम अच्छा करने जा रहा है, बार बार उसे कहा जाता है अरे तुम तो वहीं जाओगे, वहीं जाओगे, ठेके के पास में भले मंदिर हो, लेकिन अगर आदमी कहने लगे अरे जाओगे तुम वहीं बगल वाली दुकान पर, तो एक दिन वो करने के लिए मजबूर हो जाता है। कहने का मतलब उसका नाम पड़ जाता है। ऐसा उनका नाम तो व्हीलर का भी पूरा नाम याद आएगा तो भी बता देंगे। नामकरण का सिद्धांत उन्होंने दिया था, लेवलिंग थ्योरी कहा जाता है उनका। ही वाज द गिवन बाय लेवलिंग थ्योरी। अमेरिका के रहने वाले थे, अभी नाम याद आएगा बता देंगे। तो उन्होंने कहा कि ये बहुत गंदा है, किसी को पसंद वो नहीं करना चाहिए, मतलब सार्वजनिक रूप से कहना नहीं चाहिए। तो यहाँ आ जाओ तुम, 32 टुकड़े हो जाएंगे। अब जैसे बिहार की कंडीशन है, ये मानते हो कि उनका थोड़ा सा आय का स्तर थोड़ा सा निम्न है, तो अगर इस तरह का पैरामीटर जो डीटी लकड़वाला ने कहा अगर माना जाता, तो बिहार वाले, उड़ीसा वाले समझ लेते कि हमारा स्तर जो है गिर चुका है, तो प्रयास नहीं करते। कोई बच्चा अगर ये जान ले, जैसे तुम्ही लोग में से कोई ना कोई ऐसा बच्चा होगा जो बहुत कमजोर होगा, बहुत लेबोरियस नहीं होगा, ठीक है, लेकिन उसे कहा जाए तुम अच्छा कर सकते हो, तो कहेगा कि सर कह रहे हैं कर सकते हैं, तो प्रयास करेगा। करते करते ऐसा हो जाए कि ऐसा ना हो जाए कि वो कर जाए जो भाई साहब जन्म लिए हैं बिल्कुल विद्वान वाला, वो ना कर पाए। इसीलिए कभी किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए। तो ये कहा गया कि सुधारा जाएगा, इसीलिए इनकी रिकमेंडेशन को खारिज कर दिया गया। हालांकि प्रोफेसर डीटी लकड़वाला बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे, इन्होंने कहा जब तक आप नॉमिनेट नहीं करोगे सुधरेंगे नहीं। लेकिन सरकार ने कहा ये भी बात गलत है भाई, 89 के आसपास कांग्रेस की गवर्नमेंट रही, इनके रिकमेंडेशन को राजीव गांधी ने खारिज कर दिया। उन्होंने कहा गलत बात है,
ये सब सही बात नहीं है भाई। किसी को नॉमिनेट करोगे, उनको प्रयास करो सुधारने का। चले गए, समय बीता, लेकिन पढ़ा लिखा जो आदमी होता है उसकी बातें समय अंतराल मानी जाती हैं। और मैंने पिछली भी क्लास में कहा है, जितनी क्लास पढ़ाएं सब में मैंने कहा कि नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं भारत देश के, इन्होंने अपना कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगाया है। इन्होंने बड़े बड़े वैज्ञानिकों के द्वारा दिए गए कॉन्सेप्ट को फॉलो कराने का प्रयास किया। जैसे मैंने पिछले हफ्ते जाने से पहले बताया था कि 2019 में पहला वैल्यू स्टेटस का पहला मूल्यांक जो इसका मूल्य के स्तर का पहला इंडेक्स सूचकांक जारी किया गया, मोदी जी ने जारी करवा। उन्होंने कहा कि भारत देश बहुत आगे निकल चुका है। अब बताओ अपने बच्चों को, इतने साल हो गए हमको आज़ाद हुए, हमारे अंदर इतनी नालायकी क्यों है, क्यों नहीं सुधर रहे हैं। तो उन्होंने जो इंडेक्स बनाया था, इंडेक्स वो क्या बनाया, योजना आयोग ने बनाया था। योजना आयोग जो इंडेक्स बनाया तो गुजरात को पहला स्थान दिया गया था, केरल को दूसरा और तमिलनाडु को तीसरा स्थान मिला था। बिहार को अंतिम स्थान मिला था, उत्तर प्रदेश को 20वां स्थान दिया गया था उसमें। तो अब इन लोग को लगने लगा कि वैश्विक स्तर पर, और इसका फार्मूला भी सही रहा। जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वहां पे डिबेट क्या स्पीच किए, कहाँ, लोकसभा में, तो अपोजिशन वालों ने पूछा कि योजना आयोग ने चार्ट बना के तुमको दिया, क्या तुम कहना चाहेंगे? कहना बिल्कुल, हमारे यहाँ इतनी वो नहीं है, गरीबी ये स्तर नहीं है। तो कहना ILO की जो रिपोर्ट है आई है, क्या उसको तुम नहीं मानोगे? क्यों नहीं मानोगे? तुम्हारे यहाँ कंडीशन यही है। तब वहाँ भले कुछ बोले, लेकिन वो भी हर्ट हुए। आकर कई योजनाएं चालू किए बिहार में, रोड की मरम्मत करवाए। कहने का मतलब है CM हर्ट हुआ कहीं ना कहीं, और बिहार का स्तर धीरे धीरे कहीं ना कहीं बढ़ा। बिहार की गरीबी का मेन कारण रहा झारखंड एक इंडस्ट्रियल एरिया रहा और उससे अलग हो गया। और जो अलग हो गया, जैसे अपने यहाँ नोएडा है, नोएडा में अलग होकर दिल्ली में चला जाए तो उत्तर प्रदेश से क्या कंडीशन होगी बताओ? इनकम बंद हो जाएगी, नहीं, फैक्ट्री सारी है। और मैंने तुमको बताया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का सबसे ज़्यादा इनकम कारपोरेट से होता है और स्टेट गवर्नमेंट का सबसे ज़्यादा शराब से। ठीक है, और शराब में तुम जानते हो कि जितना बड़ा आदमी रहेगा उतनी ब्रांडेड दारू पिएगा, उतनी ज़्यादा महंगी। एक कहने के लिए है, ये ना समझो। और जितना निम्न कोटि का आदमी रहेगा उतना गिरी हुई, तो जितना कम दाम की रहेगी उतना कम टैक्स मिले ना गवर्नमेंट को। और जितना, अगर उत्तर प्रदेश, एक बात बताओ, उत्तर प्रदेश में आकर अडानी अंबानी रहने लगे तो पैसा किसको देंगे? उत्तर प्रदेश सरकार को ना। कितना कारपोरेट बढ़ेगा यहाँ का? इकोनॉमिक्स में कहा जाता सबसे बड़ा आय का स्रोत सेंट्रल गवर्नमेंट का कारपोरेट, जो टैक्स देते हैं उद्योगपति, और स्टेट का सबसे बड़ा इनकम आबकारी, जिसे शुद्ध भाषा में शराब कहा जाता है, सबसे ज़्यादा टैक्स मिलता है इस पर। बात समझे? तो इनकी रिकमेंडेशन को खारिज कर दिया गया, लेकिन वही जो नियम बना हमेशा काम नहीं करेगा। समय अंतराल, जैसे एक पॉइंट है, अभी दिखा देंगे। मैंने पिछले हफ्ते या उससे पहले बताया था, 1971 में इंदिरा गांधी ने एक एक्ट लाया था जिसका नाम था गर्भ निरोधक एक्ट। पढ़े हो ना? ये पूछा जाता है परीक्षा में कि गर्भ निरोधक एक्ट किस समय आया था? 1971 में इंदिरा गांधी द्वारा लाया गया, व्यक्तिगत उनकी प्लानिंग रही। PCS में पूछा गया था कि एक्ट कब आया था? 72 में लागू किया गया। इंदिरा गांधी की मंशा ये नहीं थी कि किसी के माँ बाप या किसी पत्नी को, किसी औरत को, किसी पुरुष को बच्चा पैदा करने के लिए परमिशन सरकार से लेनी पड़े, वो ऐसा नहीं चाहती थी। उन्होंने ये कहा था कि भारत देश की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा हो गई है, इनकम कम हो गई है, तो उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरी, जैसे मान लीजिए 1/4 के आसपास संपूर्ण, 1/4 क्या 10% के आसपास संपूर्ण जनसंख्या में से आदमी सरकारी नौकरी करता है। उन्होंने कहा अगर इनके ऊपर नियम लगा देंगे तो 10% आदमी तो कंट्रोल में आ जाएंगे, और फिर प्राइवेट सेक्टर में बच्चे के हिसाब से नौकरी दी जाएगी। लेकिन हुआ क्या? पढ़े लिखे कम थे आदमी। आजकल का आदमी समझदार होता कि ठीक है यार, हमारे आजकल अगर किसी को कह दिया जाए तुम्हें सरकारी नौकरी मिलेगी, तुम्हारे एक वंश होना चाहिए तुम्हारा वंश चलाने के लिए, आदमी तैयार हो जाएगा। और उस समय कंडीशन ये थी, यही कारण रहा 1972-77 वाले इलेक्शन में कंडीशन ये हुई थी, जब ये नियम लगाई तो लोगों के दिमाग में ये आया क्या बच्चे पैदा करेंगे अब सरकार से पूछ के? बात समझो, ये उनकी मेंटेलिटी थी। जैसे अभी तुम्हारे घर में कोई दादा होंगे, पिताजी को छोड़ो, पिताजी की तो कम एज होगी, अभी उनसे कोई बात कहो, चले जाओ खेत में कोई बात करने लगो, ऐसा कोई काम करो जो तुमसे ना बने, जानते हो क्या कहेंगे? थोड़ी देर रहेंगे 2-3 बार देखें कहिए ये पढ़े जाते हो, हारो नहीं जोत पाते। आप उनसे बात बता रहे हैं, घास काटने चले जाओ उनके साथ, घास न काट पाओ तो कहिए का ये पढ़े जाओ, तो उनसे पूछो क्या RR में घास कटवाना पढ़ाते हैं, हाथ जुतवाना पढ़ाते हैं? नहीं पढ़ाते ना। लेकिन इतनी बड़ी बात तुम नहीं कह सकते हो, और ज़्यादा बोलोगे जानते हो क्या कहेंगे? तो हरे बाप के बाप ही हम, हिसाब से बात करो। मतलब जो तुम्हारे पिताजी नहीं बोल सकते तुम क्या बोलोगे?
और जरूरत पड़ेगी तो अगर ये भी बोलेंगे कि 4 जूता तुम तो खाओगे तो अरे बापों को मारा बहते लेगा, तो सीधी सी बात है, उनका दिमाग है सेट हो गया है। तो उस समय इंसान का दिमाग सेट हो गया था, और ऐसा सेट था कि प्रत्येक स्टेट ये चाहता नहीं था कि उसका कोई इंडेक्स जारी करे, और जैसे व्यक्ति चाहता था कि उसके कहने से पॉपुलेशन नहीं बढ़ाई जाएगी, और परिणाम इसका इतना गंदा रहा कि इंदिरा गांधी की जमानत जब्त हो गई, वर्तमान में प्रधानमंत्री थी। और जानते हो कि संपूर्ण वोट का 10वां हिस्सा पाना अनिवार्य होता है, जो भी कैंडिडेट खड़ा होगा। और सोचो वर्तमान की प्रधानमंत्री हार गई, और उन्होंने हारने के बाद उन्होंने कहा इलाहाबाद से आज के बाद टिकट नहीं लगाएंगे, कभी नहीं लगाई, रायबरेली से लड़ने लगी, आज उनकी पुत्रवधू लड़ती है सोनिया गांधी। लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि मेरे मरने के बाद सबको याद आएगा, याद आ ही रहा है। याद तो छोड़ो, आजकल का आदमी तो समझदार खुदे हो गया है। एक पुत्र हुआ, भगवान की लड़की हो जाए, लड़का हो गया लड़की, मतलब लड़की हो गई तो लड़का, लड़का हो गया तो लड़की, काम खत्म। इसलिए वो जानता है अपने जीवन को, क्या करेगा, इंजन के डिब्बे की तरह सदा लड़कियां करके पढ़ा पाएगा नहीं। लेकिन उस समय अगर उनकी कहानी, एक मिनट सुनो, उनका कथन अगर मान लिया जाता शायद सरकारी नौकरी पा जाते लोग, लेकिन नहीं समझे। मोदी जी ने छोटे छोटे पॉइंट को पकड़ा। जैसे पहला पॉइंट उनका था विश्वेश्वरैया का। विश्वेश्वरैया ने क्या कहा था, 15 साल के लिए प्लानिंग होनी चाहिए ना, पढ़े हो ना विश्वेश्वरैया कॉन्सेप्ट। एक बॉम्बे प्लान में कितना था, 10 साल का, दोनों को मर्ज करके 2030 तक उन्होंने कहा पंचवर्षीय योजना की हमें आवश्यकता नहीं है। फार्मूला किससे लिए, प्रोफेसर बीटी लकड़वाला से, जो प्रोलिंग प्लान में कहा गया। उन्होंने सारी चीजों को मर्ज कर लिया। और आदमी वही बुद्धिमान होता है, बात समझे, तो सही तरीके सही काम कर जाए। मैंने एक दिन बताया था कि नोटबंदी की बात आई तो उन्होंने कहा था कि नोट मैंने नहीं बंद किया है, मैं भारत देश के महान महापुरुष भीमराव अंबेडकर के आदेशों का मैंने पालन किया है। उन्होंने कहा था कि भारत देश की चलन मुद्रा, अगर भारत देश का जो वास्तविक शासक होगा, शासना प्रमुख, 10 साल के बाद उसकी समीक्षा कराए, अगर उसे लगता है कि जो चलन मुद्रा है वो सही नहीं है, उसमें करेक्शन है, भ्रष्टाचार है, तो बंद कर सकते। उन्होंने कहा मैंने कहाँ किया, मैंने तो उनके पग चिन्हों पर चलने का काम किया। और यही इन्होंने पंचवर्षीय योजना में भी कहा कि मैंने भारत देश की पंचवर्षीय योजना बंद नहीं किया, मैंने वही किया जो एक महापुरुष विश्वेश्वरैया जी ने कहा। और ये भी तुम जानते हो भारत के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि किसी भी भारत के महापुरुष पर आप टिप्पणी नहीं कर सकते हो, आपके अथॉरिटी के बाहर है, आपको जेल हो जाएगी। आप भीमराव अंबेडकर, विश्वेश्वरैया, जितने भी महापुरुष हैं, आप उनको गाली नहीं दे सकते हो, चाहे जो भी रहा हो, फ्रीडम फाइटर भारत देश का कोई भी रहा, हिंदू रहा हो, मुस्लिम रहा हो, एनीवन एनी कास्ट, कुछ भी, ये भारत के मूल कर्तव्य में लिखा है। तो फंसा दिया ना अपने ही बात से। बात समझे कि नहीं, भारत देश में बहुत पढ़े लिखे आदमी नहीं, बहुत अकलदार आदमी की आवश्यकता है। और शुद्ध भाषा में तो कैमरा चल रहा है, नहीं तो बता देते किस तरह का आदमी होना चाहिए, ठीक है, कम पढ़ा लिखा आदमी। चलो नहीं बंद ना करो, कहने का मतलब है बैठो यार, तो है नाराजगी नहीं होती है, पढ़ाई किया करो। कोई अगर तुमसे, देखो बच्चे हो, अगर कोई तुम्हारे विषय में कुछ कहता है तो तकलीफ होती है, अरे ठीक है आप पढ़ लिख लो, नौकरी पा जाओगे। एक बात जान लो, मैंने एक दिन कुछ कहा था ना मैंने कि अगर तुम कभी जिंदगी में कमिश्नर बन जाओ, सबसे खुशी किसको मिलती है, माँ बाप को ना, बस सबसे ज्यादा उन्हीं को होता है कि हमारे, जबकि हो सकता है कि तुम्हारे पैसे का वो प्रयोग कर पाए कि ना कर पाए। क्या कर पाएंगे 50 साल की एज में हो, ज्यादा से ज्यादा क्या कराओगे, कया जगन्नाथ एक कमरा बनवा दो कि एसी रख दोगे, और उसके बाद एक नौकर, और अगर वो गाँव का ग्रामीण स्तर का आदमी है तो ना तो एसी में रहेगा ना कहीं, वो अपने खेत में जाएगा जरूर काम करने के लिए। चलो लिख लो, प्रोफेसर बीटी लकड़वाला की जो रिकमेंडेशन रही लिख लो नीचे। योजना आयोग ने, लिखो आगे, योजना आयोग ने, योजना आयोग ने, अब याद रखना कई बार पूछा जाता है कि भारत में गरीबी के मापदंड के लिए समिति का गठन कौन करता है, योजना आयोग। वर्तमान में कौन करेगा, नीति आयोग, बस ठीक। तो क्या लिखे हो, योजना आयोग ने, ये लिखो ना पहले, देश में, योजना आयोग ने देश में गरीबी के निर्धारण, योजना आयोग ने देश में, आ जाओ समझ ठीक नहीं है क्या, गरीबी के निर्धारण के मापन के लिए,
गरीबी के निर्धारण के मापन के लिए 1989 में प्रोफेसर डीटी लकड़वाला, 1989 में उनका नाम था प्रोफेसर डीटी लकड़वाला की अध्यक्षता में, प्रोफेसर डीटी लकड़वाला की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। एक समिति का गठन किया गया, पूर्ण विराम लगाओ। अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया, पूर्ण विराम लगाओ। फिर आगे लिखो उसके, इस समिति ने, उसी के आगे लिख लो, इस समिति ने अपनी रिपोर्ट, हाँ, इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 1993 में योजना आयोग को सौंपी। योजना आयोग को सौंपी। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 1993 में योजना आयोग को सौंपी। देखो, गरीबी के मापदंड के लिए जो भी समिति बनाने का काम करेगा योजना आयोग या नीति आयोग। अगर पूछा जाए, ऐसे अगर आयोग कभी पूछ लेता है कि पॉवर्टी का इंडेक्स जारी करने के लिए योजना आयोग द्वारा कमेटी का गठन किया जाता है, तो वह कमेटी अपनी रिपोर्ट किस विभाग को सौंपती है? किसको देती है? अरे उसी को, जो बनाएगा वही रिपोर्ट भी लेगा। ये तो लिख रहे हो ना, योजना आयोग ने बनाया और रिपोर्ट किसको दिया जा रहा है? योजना आयोग को। ठीक, क्या हुआ? बैठने में समस्या है नहीं क्या? सी चलो ठीक है, बैठ तो गए। आगे लिखो। एक बस था बताओ तुमका सबका, और हम चाहते हैं कि वो ना हो जो नियमता होता है। अरे पढ़ लो दादा, आगे लिखो। अच्छा, अपनी रिपोर्ट सौंपी। ठीक, इस समिति के अनुसार, इस समिति के अनुसार प्रत्येक राज्य में, इस समिति के अनुसार प्रत्येक राज्य में मूल्य स्तर पर, मूल्य स्तर के नीचे अंडरलाइन कर देना, मूल्य स्तर, प्रत्येक राज्य में मूल्य स्तर, उसके आगे कुछ लिखे हो? पर मूल्य स्तर पर आधारित, मूल्य स्तर पर आधारित, अरे वही अब लिखा तो वैसे जाएगा। एक बात सुनो और, भारत देश में, अब सुन लो, अगर तुमने ये बात टिप्पणी की है, ये टिप्पणी भी तुम्हारे उम्र का हिसाब किताब है, नहीं पूछते नहीं ऐसा। कभी भी भारत देश में कम से कम कहा जाता है 22 भाषाएं तो लीगल हैं। और भारत देश में जितनी नदियां हैं, जितने पहाड़ हैं, जो आदमी जहाँ का रहने वाला होगा वो वैसे ही बोलेगा। आदमी कितना पढ़ा लिखा हो, तुम्हारे मोबाइल फिलहाल इस समय सबके पास होगा। अमिताभ बच्चन इतने बड़े सेलिब्रिटी हैं, उनसे उसका देखना एक बार माधुरी दीक्षित का ले रहे थे, वो जो केबीसी खेल रहे थे, उन्होंने अपने शब्दों को कम से कम 2 से 3 मिनट बोला है वैसे जैसे वो बोलते थे। बाद में उन्होंने सभी लोगों के सामने कहा इस बात के लिए क्षमा नहीं मांगेंगे। तो कुछ लोगों ने कहा सर जो आप कहे समझ नहीं पाए। तो उन्होंने एक बात बोली थी कि मेरा घर पड़ता है गंगा के किनारे, मेरा लालन पालन पूरी तरह से गंगा के कछार पर हुआ है। मैं बम्बई आया, बहुत कुछ बदल गया, लेकिन कुछ चीज़ें हैं वो नहीं बदलेंगी क्योंकि मुझे जन्म से मिला है, वो नहीं बदलता। तो हम भी वहीं के रहने वाले हैं, प्रतापगढ़ के। जन्म हमारा बिल्कुल बीहड़ गांव में हुआ है, और वो स्तर और स्तर अभी 35-36 साल की उम्र में सुधरेगा नहीं। जैसे प्रताप अपने यहाँ किसी भी वाक का प्रोनाउंसिएशन होता है, बिहार में उसका भा का प्रोनाउंसिएशन होता है। अब आप वहाँ वाह कहोगे समझ नहीं पाएगा आदमी, भा कहोगे समझ जाएगा। बात समझे कि नहीं? तो ये अलग अलग है। पहाड़ी इलाका में चले जाओ, ऐसी बात बोलते हैं नहीं समझ पाओगे। जैसे हमने एक दिन बताया ना
तो ट्रेन से जा रहे थे, उसने कहा कि स्टेशन लौका था, तो हमारे समझ में तो नहीं आया कि लौका रहा है। हमारे गंगा के किनारे लौकने का मतलब होता है चमकना। कोई ऐसी चीज हो तो बड़ी ब्रॉड चीज हो, बड़ा चमक जाए, उसे कहा जाता है लौकना। आप पूर्वांचल में चले जाओ तो लौकने का मतलब होता है दिखाई देना। तो सीधा हमारा हिसाब किताब उल्टा रहा। कह छोड़ो चलो, क्या लिखे हो? मूल्य स्तर, ठीक। क्या लिखे हो? मूल्य स्तर आधारित गरीबी का मापदंड। मूल्य स्तर आधारित गरीबी का मापदंड होने की बात, मूल्य स्तर आधारित गरीबी का मापदंड होने की बात इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में दर्शाया। अपनी रिपोर्ट में दर्शाया, तो पूर्ण विराम लगा लो, आगे लिख लो। अर्थात प्रत्येक राज्य, उसी के आगे लिखो, अर्थात प्रत्येक राज्य की निर्धनता रेखा अलग अलग होगी। अर्थात प्रत्येक राज्य की निर्धनता रेखा अलग अलग होगी। फिर पूर्ण विराम लगाओ, फिर उसके आगे लिखो, इस प्रकार इस समिति के अनुसार, इस प्रकार इस समिति के अनुसार 35 ऐसे लिखो, हाँ 35, उसके आगे लिख लो, गरीबी रेखाएं हैं। गरीबी रेखाएं हैं। इस समिति के अनुसार 35 गरीबी रेखाएं हैं। चाहे अगर जानने का प्रयास करो, डैश करके लिख लो 1993 तक, ऐसे कर लेना। कब तक इन्होंने कहा था? 1993 तक 35 गरीबी रेखाएं हैं, डैश करके चाहे लिख लो। पूछा जाए कि किस वर्ष तक उन्होंने कहा था कि 35 हैं, 1993 तक। अब आगे लिखो, जो पहले 28 थी, जो पहले 28 थी, जो पहले 28 थी, ठीक है। अब पूर्ण विराम लगाओ, अब सुन लो पहले बात। प्रोफेसर डीटी, एक प्रश्न आया था कि प्रोफेसर डीटी लकड़वाला की समिति से पहले भारत देश में कितनी प्रकार की गरीबी रेखाएं थी? 28 एक लिखे हो ना, और इनकी समिति के बाद कितनी हो गई? 35। यही माना जाता है, क्योंकि आज तक जितनी भी समितियां बनी, इसके बाद सुरेश तेंदुलकर की बनी, उसके बाद श्री रंगराजन की बनी, सभी ने कहा कि 35 ब्रांचेस हैं इसकी गरीबी की, इससे ज़्यादा भारत देश में गरीबी का मापदंड से मापा नहीं जा सकता, जो इन्होंने रिकमेंड किया। कारण क्या था जानते हो? सबसे पढ़े लिखे आदमी थे। अब यही था कि बेसमझ ऐसी बात कही गई, इसलिए माना नहीं योजना आयोग। पढ़ा लिखा बड़ा आदमी समझता तो है, लेकिन कंडीशन को देख करके फॉलो करेगा ना। जैसे भाई धूप है, चलो अब धूप में कहा जाए कसरत करो, तो कसरत तो सेहत के लिए अच्छा होता है, लेकिन अभी सही है? अभी तो बीमार हो जाओगे ना। तो पढ़ा लिखा आदमी कहेगा कसरत तो सही है, लेकिन यहाँ का प्रिंसिपल अलाउ नहीं करेगा, कहेगा मारना है क्या। यही अगर धूप खत्म हो जाए और ठंडी में कसरत करवाएगा, क्योंकि उस समय कसरत तुम्हारे लिए लाभदायक होगी। ये बुद्धिमान आदमी सही समय में सही काम करते हैं। चलो आगे लिखो, आगे हेडिंग डालो, ग्रामीण क्षेत्र में निर्धनता रेखा। एक हेडिंग डालो, ग्रामीण क्षेत्र में लिख लो, ग्रामीण क्षेत्र में निर्धनता रेखा। ग्रामीण क्षेत्र में निर्धनता रेखा जो इन्होंने दिया, नीचे एक लाइन लिखो उसके। इस समिति ने कृषि श्रमिकों के लिए, इस समिति ने कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का सुझाव दिया। इस समिति ने कृषि जो श्रमिक होते हैं, कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, इसको अंडरलाइन कर लेना यहां तक, सूचकांक का सुझाव दिया।
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का सुझाव दिया। ये पूछा जाता है। अब प्रश्न सुन लो, जैसे पूछे आयोग, वो पूछेगा कि समिति ने कृषि श्रमिक के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का सुझाव दिया था, प्रोफेसर डीटी लकड़वाला। या पूछा जाए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक किस समिति के दिमाग की उपस्थिति, एक रहेगा लकड़वाला समिति, ठीक। या फिर ये लिख दिया जाए कि लकड़वाला समिति ने किसानों के लिए कौन सा सूचकांक का सुझाव दिया था, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। कभी बहुत ज़्यादा टफ पेपर नहीं आता है। मैंने बताया था ना कि अगर प्रतियोगिता दर पर पढ़ते हो, 10 बार बता चुके हैं, तो आगे का जो तुम्हें सही लगता हो पढ़ना पढ़ लिए, इकोनॉमिक्स जहाँ आया पलट दिए, है ना। ऐसा डरो मत, क्यों नहीं आएगा। जब एक लड़का साइंस वर्ग से एमएससी करके और हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ करके कमिश्नर बन सकता है, बात समझ रहे हो कि नहीं। जो बीटेक एमटेक करते हैं बच्चे, पूरी तरह से मैथ पढ़ते हैं, तो क्यों पढ़ते हैं बात इतिहास उनका कोई लेना देना नहीं रहता, लेकिन वो जानते हैं कि हमारे लिए बड़ा जरूरी है ये। तो ऐसे अगर तुम समझ लो कि हमें सारे सेगमेंट करने हैं, जितने भी खंड आएंगे परीक्षा में, और कोई ऐसा नहीं कह सकता कि हम इतिहास कर लेंगे, भूगोल कर लेंगे, ये कर लेंगे, इकोनॉमिक्स कर लेंगे, हमारा इतने हो जाएगा। नहीं, जितने खंड है सब पर पकड़ बनाए रखो, सब करने का प्रयास करोगे। 150 का आएगा तो मेरा अनुमान है कम से कम 100 तक तो पहुंच जाओगे। ये तुम्हारा कटाव रहेगा। और तो जो प्रोफेसर है 100 का 100 तो वो नहीं कर सकता। जो पीएचडी कर लिया है, आयोग में जो बैठे हैं, पागल दिवालिया नहीं है, तो 65 साल के हैं, जो पेपर बनाते हैं, वो अकलदार हैं। कभी क्या करें, यही का पता नहीं, देखिए अधीनस्थ ने कराया था, यूपीएससी ने कराया होगा, उत्तर प्रदेश का रहा होगा तो यही कराएगा, बोर्ड यही बनाए। अच्छा, वो वहाँ का था, सेंट्रल का तो एनटीए कराता है। हाँ, एनटीए जो कराता है ना, आया होगा भाई। बच्चे पढ़ रहे हैं, चिंता हो रहा है, स्तर बदलता चला गया है भाई परीक्षा का। चलो आगे लिखो। एक शहरी क्षेत्र में, अगली हेडिंग डालो, पहले लिखे थे ग्रामीण क्षेत्र ना, अब आगे लिखो शहरी क्षेत्र में। हाँ शहरी, अरे शहर अर्बन, शहरी अर्थात अर्बन एरिया। शहरी क्षेत्र में निर्धनता रेखा, ठीक, पॉवर्टी लाइन इन अर्बन एरिया उसे कहा जाता है। शहरी क्षेत्र में निर्धनता रेखा। अब उसके नीचे एक लाइन लिखो, लिख लो, इसके लिए समिति ने 2 पॉइंट बताए थे इसमें। इसके लिए समिति ने, उसकी लाइन नीचे, इसके लिए समिति ने औद्योगिक श्रमिकों के लिए, इसके लिए क्या लिखे हो, औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और शहरी एरिया मतलब शहरी अर्बनाइजेशन जिसे कहा जाता है, शहरी, फिर आगे लिखो शहरी भिन्न, ऐसे लिखो शहरी भिन्न, था तो शहर से अलग, शहरी भिन्न कर्मचारियों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का सुझाव दिया। शहरी भिन्न कर्मचारियों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का सुझाव दिया। लिख लिए। देखो, कम पढ़ा लिखा आदमी अगर हो, अब सुन लो, अपने स्तर से समझो, सिर्फ तुम्हें प्रश्न सही करना है। कम पढ़ा लिखा आदमी होता है तो सीधी सीधी बात करता है जो उसके समझ में आए। देखो, इनकी रिपोर्ट में इतना हाथ पास था। पहले इन्होंने तो ये कहा कि प्रत्येक राज्य का अलग अलग मूल्य स्तर होगा। पहला एक सुझाव इन्होंने दिया कि प्रत्येक राज्य का क्या होगा, अलग अलग मूल्य स्तर का सूचकांक जारी करो, 1 पॉइंट। फिर इन्होंने इसी राज्य को 2 टुकड़े में बांटा, है ना। एक इन्होंने कहा ग्रामीण, तब पर भी आदमी की समझ में आ गया, चलो एक आदमी गांव में रहते, एक आदमी शहर में रहते हैं। ऐसा भी कह दो कि शहर वाले ऐसे होंगे, गांव वाले ऐसे होंगे। अब शहरों के लिए इन्होंने एक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक अलग दिया, बात समझ रहे हो, और जो शहर गांव के लिए
और शहर आए तो शहर में 2 कंडीशन लगाए इन्होंने। आप फैक्ट्री में काम करने वाला मजदूर के खाने का वर्ग अलग होगा। अब उससे यही लिखे हो ना कि इंडस्ट्रियल एरिया का, उसके बाद शहर से जो भिन्न अलग शहर, भाई सब आदमी शहर तो रहते नहीं है, कुछ आदमी शहर के बगल से कहा जाता अनुषंगी नगर, वहां जा करके रहते हैं, तो उनका अलग होगा खाने पीने का। इतना ज्यादा इन्होंने समझाने का प्रयास किया कि उतने समझदार आदमी उस समय थे नहीं, और इनकी रिकमेंड को, इनकी सिफारिश को पहले ही दिन खारिज कर दिया गया। क्योंकि अगर बात देखो, यहाँ पर पढ़ाने, ये यहाँ पर वही टीचर पढ़ा सकता है कि जो समझ जाए कि तुम कौन सी भाषा समझोगे। बात समझो, अगर तुमको भी डीयू का प्रोफेसर बुला दिया जाए, या ज्योग्राफी पढ़ाने के लिए आलोक रंजन भारत देश के टॉप टीचर थे सिविल के, एस पांडे, धर्मेंद्र सिंह समाजशास्त्र के बहुत बड़े ज्ञानी, मणिकांत सर का नाम सुने हिस्ट्री के, अब अगर वो तुम्हारे सामने आ जाए तो मैं बता रहा हूँ इसमें से 90% लड़के ये हैं उनकी एको भाषा समझ में नहीं आएगी। फिर भले इतने बड़े टीचर हैं, यहाँ की सरकार एक सुझाव बनाएगी, एक लेटर बनाएगी कि ऐसे टीचर की हमें आवश्यकता नहीं है। क्यों? हम आपका सम्मान करते हैं, आप बहुत बड़े टीचर हो, आपके पढ़ाए हुए लड़के बहुत अच्छी अच्छी जगह पहुँच गए, लेकिन हमारे लड़के खुद ही इतने बड़े मूर्ख हैं कि तुमको समझ नहीं पा रहे हैं, और हमको उनको बनाना है, हमको रनिंग में उनको लाना है, जो मूर्ख है उन्हें समझदार बनाना है। इसीलिए बहुत ज्ञानी की जरूरत नहीं, बहुत कम पढ़े लिखे इंसान की जरूरत है, तो इसलिए उनको अपॉइंट करेंगे। बात समझे कि नहीं? इनका सुझाव इतना जबरदस्त रहा कि उस समय बाउंस कर गया, ऊपर से निकल गई बॉल, समझ में नहीं आया। बाद में मोदी जी ने कैच किया 2019 में। तब तक मोदी जी अकेले क्या करते? 19 से भारत देश भी तो बदल गया। अरे भाई 1993 और 19 फर्क है ना, कितने वर्ष हो गए, आदमी समझदार हो गया, जनरेशन खत्म हो गई, नए जनरेशन के लोग आगे जानते हैं कि अगर अलग अलग किया जाएगा तो इतनी अलग अलग हो रहा है कि 25 साल में सब अलग अलग हो जा रहा है घरे में, कि अभी हम अलग से कुछ जमा कर लें। ऐसे ऐसे बच्चे हैं स्कॉलर पाते हैं, जमा करने लगे हैं, ताकि वो भविष्य अपना सिक्योर करते हैं। तो यह है ना आगे नाच न पीछे पगहा, ना आगे पीछे भी क्योंकि पता नहीं है, लेकिन कुल मिला करके हैं। चलो अब एक स्टेटमेंट लिखो। लकड़वाला समिति ने गांव में, एक पॉइंट लिखो, एक स्टेटमेंट लिखो, फिर भाई बोलो ना। लकड़वाला समिति ने, हाँ एक स्टेटमेंट लिखो अलग से, एक इंपॉर्टेंट है। लकड़वाला समिति ने, भैया गांव के लिए अर्थात गांव वर्ग के लिए 205 रुपया, गांव के लिए 205 रुपया तथा शहर के लिए 281 रुपया, 281 281 रुपया प्रति व्यक्ति खर्च को गरीबी रेखा माना, प्रति व्यक्ति खर्च को गरीबी रेखा माना। देखो जब प्रश्न आता है एसएससी में, इस तरह के प्रश्न देखने को मिलते हैं। एसएससी में प्रश्न पूछा जाएगा कि प्रोफेसर डीटी लकड़वाला के अनुसार गांव और शहर के लिए कितने अनुपात में रुपए का निर्धारण किया गया। ऑप्शन 1 रहेगा 205 अनुपात 281। वो ऐसा नहीं लिखेगा, अनुपात में ही लिखता है, ठीक है। अब अगली हेडिंग डालो, सुरेश तेंदुलकर, लिख लो। अगली हेडिंग डालो, सुरेश तेंदुलकर समिति, ये हेडिंग बनेगी इसकी, सुरेश तेंदुलकर समिति। प्रोफेसर डीटी लकड़वाला का खत्म हो गया, 3 हो गया ना, अभी चौथी समिति है। बोलो ना भाई, बोलो नहीं तो जो वहां से आदेश आया है ना, तो वही हम फॉलो कर देंगे, गड़बड़ हो जाएगा। बात समझा करो, हम सब चाहते हैं, क्योंकि सुनो बहुत बच्चों को हमने देखा है कि गड़बड़ रहे हैं, पढ़ने लगे हैं, पढ़ते पढ़ते बहुत अच्छे पद पर चले गए हैं, लेकिन इतना किसी को डिस्टर्ब ना करो कि जो पढ़ने वाले हैं वो बेकार हो जाएं। हम भी चाहते हैं कि तुम भी उनके साथ में रहो, तो उनके रंग में तुम रंग जाओ, अपने रंग में उनको ना रंगो।
समझ रहे हो? क्योंकि जब नालायक आदमी जहाँ बैठते हैं ना तो लायकदार वैसे नालायक हो जाते हैं, उनके अंदर कैलिबर ज़्यादा होता है डाप करने का ना, और सही आदमी नहीं। तो बोलो मत। क्या लिखे हो बताओ, बताएं मुझे। सुरेश तेंदुलकर समिति। देखो, अगर इनकी रिकमेंडेशन, इनकी समिति की जो सिफारिश रही वो खारिज हो गई, नहीं मानी गई, तो सीधी सी बात है उसको जानने के लिए कोई ना कोई और समिति का गठन किया जाएगा। भाई तब तक आदमी अपने पड़ाव पर नहीं पहुंचता जब तक अंतिम रिजल्ट न मिल जाए। तब सरकार काम करती रही कि चलो और देखते हैं इसमें क्या है और क्या है। तो सुरेश तेंदुलकर की अध्यक्षता में समिति बनी। अब नीचे लिखो एक लाइन, एक ये क्या हुआ, ये हेडिंग बनी तुम्हारी, नीचे एक लाइन लिखो, आगे आगे लिखो। योजना आयोग ने वर्ष 2004 में, योजना आयोग ने वर्ष 2004 में सुरेश तेंदुलकर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। 2004 में सुरेश तेंदुलकर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। आगे लिखो, उसी के आगे आगे लिख लो। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट नवंबर 2009 में योजना आयोग को प्रस्तुत की। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट नवंबर 2009 में योजना आयोग को प्रस्तुत की या सौंपी। पूर्ण विराम लगा लो, सौंपी, योजना आयोग को सौंपी या प्रस्तुत की, कुछ भी लिख लो। अगला पॉइंट लिखो, इस समिति के गठन का मुख्य उद्देश्य, इस समिति के गठन का मुख्य उद्देश्य यह पता लगाना था कि, इस समिति के गठन का मुख्य उद्देश्य यह पता लगाना था कि डैश करो, भारत में गरीबी घट रही है या बढ़ रही है। भारत में गरीबी, सब यहां से अंडरलाइन करना जहां से डैश लगाए हो। भारत में गरीबी बढ़ रही है या घट रही है, कामा, भारत में जनसंख्या बढ़ रही है या घट रही है। पूर्ण विराम लगाओ। भारत में गरीबी बढ़ रही है या घट रही है, कामा, भारत में जनसंख्या बढ़ रही है या घट रही है। देखो, जो किताब है, किताब जाओगे मार्केट से ले आओगे, उसमें एक स्टेटमेंट तुमको मिलेगा मात्र, कौन सा, भारत में गरीबी बढ़ रही है या घट रही है। ऐसा किस समिति को, ऐसी जानकारी प्राप्त करने के लिए किस समिति का गठन किया गया। ठीक, कौन सी समिति थी? तुम्हें किसी किताब में ये नहीं मिलेगा कि इस समिति का एक काम और था, कौन सा, जनसंख्या घट रही है या बढ़ रही है। और इसको हमने भी कहीं पढ़ा नहीं है, किताब में नहीं, आयोग ने पूछा था, एक परीक्षा में आया हुआ है, पीसीएस वाले में कि आईएएस वाले में था, उसने ये पूछा था कि भारत में गरीबी बढ़ रही है या घट रही है। इसकी जांच करने के लिए सुरेश तेंदुलकर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। एक, फिर नीचे उसने लिखा था कि भारत में जनसंख्या बढ़ रही है या घट रही है, इसकी जानकारी के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया था। ये तो अभी पता चला ना तुमको, उस समय तो गलत हमारा भी हुआ, सबका हुआ। आयोग ने इसका आंसर लगाया था कि दोनों का काम करने के लिए इसी समिति का गठन किया गया था। जैसे मैंने कहा कि मार्केट की किताब में लिखा है नेशनल इनकम, ठीक, नेशनल इनकम की पहली अवधारणा किसने दी, दादा भाई नौरोजी ने। लेकिन कहीं किताब में ये नहीं लिखा रहता कि नेशनल इनकम पर कैपिटा इनकम,
दोनों का कॉन्सेप्ट दादा भाई नौरोजी ने दिया है। एक अच्छा 11 की NCERT में है, किताब में उस तरह किताब में कहीं नहीं है, उसमें ऐसा करके प्लस करके लिखा है। और IAS में यही पूछा था कि राष्ट्रीय आय की पहली गणना करने का सुझाव दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया। तो निम्नलिखित में से प्रति व्यक्ति आय का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने। यही कमी है किताब में भी मार्केट के, और इसी कमी का फायदा आयोग उठाता है। जैसे मैंने बताया उस दिन कि बीएड में पूछा था कि भारत में स्टैटिक्स का शिल्पकार ग्राफ्टर किसे माना जाता है। बात समझे ना, बच्ची कोई पूछ भी रही थी उस दिन कि भारत देश में सांख्यिकी का स्टैटिक्स की ग्राफ्टिंग किसने की थी। बात समझ में आए? किसने किया था? PC महालनोबिस ने। अब इसी के साथ एक पॉइंट याद कर लो कि पूछा जाए कि दुनिया में स्टैटिक्स की ग्राफ्टिंग किसने की थी। सर डोनाल्ड फिशर कहाँ के रहने वाले थे? ब्रिटेन के। बात समझे कि नहीं? ये पूछा जाता है। अभी अब देखो अगली लॉजिक लगा ले, वो ये चीजें हैं उसकी। अब कुछ भाई प्रश्न होते हैं एक दो करके कि जो बड़े विवादित होते हैं। जैसे एक प्रश्न उसमें आया था, तो लड़की बच्ची कहाँ गई, उसने पूछा था कि भारत देश में या दुनिया में वैश्विक स्तर पर मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसको किसने कहा था? अरस्तु ने। मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है, इसको किसने कहा था? प्लेटो ने। लेकिन कहीं कहीं किताब देखो, अब ये प्रश्न फंसेगा जाकर, जब आयोग का आंसर आएगा तो फंसेगा। पूछो क्यों? क्योंकि कहीं कहीं अरस्तु ने कहा है कि सामाजिक प्राणी। बताओ, बैठने में दिक्कत हो रही है? देख कभी कभी होता है, बड़ी देर बैठो दिक्कत, पैर में दर्द हो रहा है, तो टहल लो एक बार, नहीं झंझनाहट पा जाएगी ना। चले जाओ टहल आओ, बरसात होने वाली है, जाओ, कोई यहाँ आ ही नहीं दे रहा है, जरूरी नहीं है, टहल लो। ज़्यादा दिक्कत हो रही है, इधर उधर कर लो पैर। कहने का मतलब है शांत रहो। कुछ बता रहे, चुप रहो भाई, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, नहीं तो ये हम ही से कहा जाएगा कि आप रहने दीजिए, हम बैक साइड में कैमरा लगवा दे रहे हैं। जो हम कहना नहीं चाहते हैं वही होने वाला है। इस ऐसा लगा है ना, यही बात अभी हमको सुझाव भी दिया गया आने के बाद कि आप जो भी बच्चे बात करेंगे ज़्यादा आप उनको नोटिस करोगे, नोटिस करके हमें बताओगे। लेकिन मैं अभी बता रहा हूँ कैमरे के सामने, मैं ये नहीं चाहता हूँ कि तुम्हारी शिकायत पहुँचे। विश्वास रखो, हम चाहते हैं कि तुम पढ़ लो, किसी तरीके से तुम नौकरी पा जाओ, उसके बाद तुम्हारी जो मर्जी हो वो करना। लेकिन एक बात जानते हो कि उनके तुम रिश्तेदार नहीं हो, हटा दिए जाओगे तो बड़ी परेशानी हो जाएगी, मानो बात को। चलो, आप क्या लिखे थे? कुछ बताते रहते हैं यार, लाइन कट जाती है। क्या लिखे हो? भारत में जनसंख्या घट रही है या बढ़ रही है, गरीबी घट रही है या बढ़ रही है। ये पेपर में कई बार पूछा गया है कि भारत की किस समिति को इसलिए गठित किया गया था कि ये सुझाव प्रदान करे कि भारत में गरीबी बढ़ रही है या घट रही है, जनसंख्या बढ़ रही है या घट रही है। किसने किया था? सामाजिक प्राणी का। इसका एक उदाहरण है, इसमें डबल आंसर की बात है। कहीं पर उसने कहा मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसको कहा था अरिस्टोटल ने। अरस्तु ने, उसका गुरु था प्लेटो, वो पॉलिटिक्स की बात करता था, उसने कहा मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है। लेकिन कहीं कहीं किताब में भी मिल रहा है देखने को कि उसने उसी सामाजिक प्राणी को राजनीतिक प्राणी भी कहा है कहीं कहीं अरस्तु ने। ये डिसाइड करेगा उस आयोग का जिसने पेपर बनाया होगा वो क्या लगाता है। लेकिन एथेंटिक रूप से पूछा जाए तो प्लेटो ने पहली बार कहा था। ठीक है, अब देखो लगाते हैं क्या है। तो सर एनसीईआरटी में कभी राजनीतिक प्राणी एनसीईआरटी में नहीं है राजनीतिक प्राणी। राजनीतिक प्राणी का अरस्तु का आयोग फर्स्ट वाला ही माने, अरस्तु तो वही कह रहे हैं कि वो लगाने वाली बात है। ये पॉलिटिकल साइंस में था कि पॉलिटी की बात वो करता था, लेकिन उसने ब्रैकेट में कहीं ये भी लिखा है सामाजिक प्राणी बराबर पॉलिटिकल, उसने ये भी लिखा है। मार्केट में छापी थी। अब देखो क्या लगाते हैं, उनके पास जो किताब होगी वही लगाएंगे एनसीईआरटी। किसी ने पूछा था, चलो आगे इसमें लिख लो, ये खत्म हो जाएगा समय, गिर रही है। ठीक, अब आगे बोल हम लोग आगे लिखो, इस समिति, आगे लिखो मेरी लाइन से। गर्मी बड़ी गर्मी है, उमस हो रही है। इस आगे लिखो, इस समिति ने, आगे लिख लो लिख लो लिख लो,
इस समिति ने गरीबी रेखा का निर्धारण उपयोग में लाए जा रहे प्रमुख खाद्यान्नों, जो खाने की चीजें होती हैं, प्रमुख खाद्यान्नों के अतिरिक्त फिर उसके आगे लिखो 6 बुनियादी संरचनाओं की बात कही। 6 बुनियादी संरचनाओं की बात कही। ये भी प्रश्न पूछा गया है। बात कही के बाद पूर्वविराम लगाओ। ये भी पूछा गया है कि समिति ने कहा था कि जीविकोपार्जन की चीजें जीवन जीने के लिए जो आवश्यक है वो तो ठीक है, उसके अलावा 6 चीजें और जरूरी होती है। किसने कहा? सुरेश तेंदुलकर ने। यह पूछा जाए कि समिति ने 6 बेसिक स्ट्रक्चर एलिमेंट्स की बात कही थी, सुरेश तेंदुलकर ने। 2 ही चीज इनसे अभी तक पूछा गया है, गरीबी का घटना या बढ़ना, जनसंख्या का घटना या बढ़ना, या 6 बुनियादी चीजें, सुरेश तेंदुलकर, यही पूछा गया। कारण था कि यहाँ तक इनकी कहानी सही रही, लेकिन सुरेश तेंदुलकर थे महाराष्ट्र के, ये भी डिफीट खा गए। बाद में गरीबी का जो इंडेक्स जारी किए और फिर इनकी भी रिकमेंडेशन पूरी नहीं मानी गई, खारिज कर दी गई। अब आगे लिखो, आगे लिख लो। 6 लिखे हो ना? अब 6 में लिखो 6 बुनियादी संरचनाएं। हाँ, हेडिंग डालो, चाहे से करके डैश करके लिख लो। 6 बुनियादी संरचनाएं। आज ही से तो बताया है ना मौसम विभाग, हिसाब किताब बिगड़ने का। 73 घंटे आज तो था, अलर्ट कर रहा था, है ना? लेकिन पानी का हिसाब किताब नहीं रहा। चलो अच्छा, यही होता है पढ़ा लिखा इंसान। पढ़े लिखे हो ना? अगर यही पर कोई भी गंवार आदमी होता, बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं होता, तो बता देता कि पानी नहीं बरसेगा। पूछो क्यों? क्योंकि मौसम, उसको ये नहीं पता है। लेकिन उम्र हो जाएगी। बहुत ज्यादा इधर से आएगी, दूर दीवार है। बस बस लिखो 6 बुनियादी संरचनाएं। पहला लिखो मनोरंजन। ए लड़के शांत हो जाओ, ज्यादा फिर चिढ़ाई का फायदा ना उठाया करो, नहीं तो फिर वही है कि लिखो पहला क्या है? मनोरंजन। इन्होंने जो कहा था कि जीविकोपार्जन के लिए, जीवन जीने के लिए जो भी तत्व की आवश्यकता है वो तो सभी के लिए है, उसके अलावा 6 और चाहिए, जिससे जीवन स्तर आदमी का उच्च हो जाता है। पहला इन्होंने क्या कहा था? मनोरंजन। उसके आगे लिखो अगला, स्वच्छ वातावरण। स्वच्छ वातावरण 2। फिर उसके बाद शिक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा स्वास्थ्य, कितने हो गए? बुनियादी संरचनाएं। ऐसे उन्होंने नाम भी बता देंगे, डिफाइन कर देंगे। बुनियादी बेसिक स्ट्रक्चर, बुनियादी संरचनाएं कितने हो गए? 5। अगला लिखो, एक दूसरे पर निर्भर आवश्यक वस्तु। एक दूसरे पर निर्भर आवश्यक
वस्तु। कितने हो गए? एक चीज को एक एक करके पूछो। देखो, पहला इन्होंने कहा मनोरंजन। जीवन जीने के लिए जो आवश्यक है ये सही है, सभी को मालूम है। इन्होंने कहा कि मनोरंजन जो होता है जीवन का एक पार्ट होता है, आदमी को हमेशा लेबर नहीं करना चाहिए। दूसरा, जो स्वच्छ वातावरण होता है, साफ एक अच्छा वातावरण अर्थात साफ सुथरा, बात समझ रहे हो, वो रहेगा तो सारी चीजें सही होंगी। दो हो गया। तीसरा, बुनियादी संरचना छोड़ो, इसको बाद में बताएंगे। और कोई बताओ? शिक्षा। अगर आदमी ज्यादा शिक्षित होगा तो जानते हो कि अच्छा काम करता है। ठीक, उसके बाद स्वास्थ्य। अब एक पढ़ा लिखा आदमी होगा, अच्छे वातावरण में रहेगा, सीधी सी बात है कि बीमार नहीं होगा। एक इन्होंने बात बोली थी अपने आप में, बुनियादी संरचना का मतलब होता है जो जड़ से मजबूती प्रदान करे। बुनियाद, बुनियाद मतलब नीचे। ठीक है, ऐसे बहुत चीजें होती हैं जिनका नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर वो सब चीजें हमारे साथ बनी रहें तो हम जल्दी सर्वाइव कर जाएंगे। और एक पॉइंट इन्होंने कहा कि मैं कुछ कहूंगा नहीं, बहुत चीज जीवन में ऐसे होता है जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, वो भी हमारे लिए बड़े आवश्यक होते हैं, उसको एक्सप्लेन करना संभव नहीं है। इसीलिए इन्होंने 6 चीजें बताई थी। ठीक है, चलो आगे लिख लो। आगे लिखो, अगला पॉइंट करके लिखो। तेंदुलकर समिति ने ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए, आगे लिखो, तेंदुलकर समिति ने ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए, हाँ, ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए एक ही मापदंड का प्रयोग किया। एक ही मापदंड का प्रयोग किया। ठीक, अब आगे लिखो, एक लाइन लिखो, एक स्टेटमेंट लिख लो नीचे। तेंदुलकर समिति ने गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए, एक लाइन लिखो, स्टेटमेंट है, तेंदुलकर समिति ने गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए, गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए जीवन निर्वाह लागत, एक स्टेटमेंट है इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। जब बोला करें समझा करो, कोई नोट बता रहे थे, नोट नहीं दिया जाता बॉक्स में, तो किताबों में बॉक्स में लिखा होता है, तो एक स्टेटमेंट है। ठीक, स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? नोट एक कथन, एक कथन है ना। तो तेंदुलकर समिति क्या लिखे हो? गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए जीवन निर्वाह लागत, अंडरलाइन करो, हाँ, जीवन निर्वाह लागत सूचकांक, सूचकांक अर्थात इंडेक्स, सूचकांक को आधार माना, को आधार अर्थात उसका बेस माना, आधार माना। ये तुम पेपर में तुम्हें मिलेगा, प्रैक्टिस सेट उठा करके देखो, पूछा जाएगा कि समिति ने कहा था कि जीवन निर्वाह सूचकांक अर्थात जीवन निर्वाह लागत ही गरीबी का वास्तविक मापदंड है। किसने कहा था? तेंदुलकर समिति ने। जैसे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की बात किसने कही? प्रोफेसर अग्रवाला ने। अलग अलग है ना दोनों लोग। आओ भैया, जाओ जाओ, समस्या है। आगे लिखो, एक लाइन लिख लो, लाइन लिखो। तेंदुलकर समिति ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, एक अगली लाइन, तेंदुलकर समिति ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 447 रुपया, 447 इंग्लिश में 447, 447
47 रुपया तथा शहरी क्षेत्रों के लिए 579 579 447 किसका था? ग्रामीण क्षेत्र का। और शहरी क्षेत्र का कितना है? 579। ठीक है। रुपया प्रति व्यक्ति खर्च को गरीबी रेखा माना, को प्रति व्यक्ति खर्च को गरीबी रेखा माना। ये इनका सुझाव रहा। अब इनका अनुपात क्या बनेगा? 447 अनुपाते 579। ये किसका है? सुरेश तेंदुलकर। उनका क्या था? 205 अनुपाते 281। अलग अलग एक ही बार शायद आया है, इस तरह का पूछा गया है। ठीक, अब आगे लिखो, आगे लिखो अगली लाइन। तेंदुलकर समिति द्वारा दी गई, तेंदुलकर समिति द्वारा दी गई सिफारिश पर विवाद हुआ। तेंदुलकर समिति द्वारा दी गई सिफारिश पर विवाद हुआ, जिसके कारण क्या हुआ? तुम्हारे यहाँ विवाद हो रहा है क्या है? और अगर एक बात जान लो, नहीं जानो ना पढ़ लो, ना जानो, अगर हम पूरे तुम्हारे संस्थान में कोई रिपोर्टिंग कर देगा तो सबसे ज़्यादा पक्ष में बोलते हैं ये सत्य है, लेकिन अगर हम रिपोर्टिंग कर देंगे तो सही सही रिपोर्टिंग हो जाएगी। इसलिए बार बार कह रहे हैं कि हमारे ऊपर प्रेशर बना है कि बच्चे करते हैं तो आप हमेशा बच्चों का पक्ष लेते हो। तुमने कहा है लड़का है सही हो जाएंगे, ध्यान सब लड़का नहीं है, सब बड़े हो गए हैं, सबके हमारे हिसाब से तो बच्चे हैं, तो हमारा भी सम्मान बचाओ अपना। बात समझे कि नहीं? क्योंकि हमारी एक आदत है, मैं कभी गलत बात न बताता हूँ, न कभी गलत बात में बैठ कर मीटिंग में सहिया देता हूँ, लेकिन अगर गलत है तो मैं कह दूंगा, काम खत्म। और मैं चाहता हूँ ये कि तुम्हारे साथ तुम्हारा अहित ना हो। मानो बात को, विश्वास रखो। तुम उनके रिश्तेदार नहीं हो, ऑफिसरों के, उनको 2 मिनट लगेगा तुमको बाहर करने में। नहीं नज़ारा देखना हो तो बताना किसी को। चलो, हमने अपने साथ के बहुत बिगड़ैल बच्चों को देखा है ऑफिसर बनते हुए, लेकिन समय लगा, टीचरों का बड़ा सहयोग रहा। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे शरीर के अंदर के ही जीन हैं तो गड़बड़ कंडीशन में तुम्हें ले जा रहे हैं, लेकिन कोई कंट्रोल रखो, समझे? नहीं अगर किसी दूसरे का जीन पड़ेगा तुम्हारे ऊपर भारी, लेकिन तुमसे ज़्यादा है उसके एज और एक्सपीरियंस। चलो आगे क्या लिखे हो? तेंदुलकर समिति की सिफारिश पर विवाद हुआ ना, जिसके कारण वर्तमान सरकार ने इनकी सिफारिश को खारिज कर दिया। जी भैया, खोल दे दरवाजा। देखो कोई ठीक काम बताओ तो ठीक है, दरवाजा खोल दे, लाइट तो लगवा नहीं सकते हैं पढ़ाई लिखाई के बाद। क्या हुआ? क्या लिखे हो? विवाद हुआ जिसके कारण वर्तमान सरकार ने उनकी सिफारिश को खारिज कर दिया। फिर आगे लिखो, सन 1912 में तेंदुलकर समिति की, सन 1912 में तेंदुलकर समिति के स्थान पर, अरे वही 2012 मतलब वही बात वही खारिज मतलब कि हटा दिया, खत्म कर दिया ना। देखो इंग्लिश बता रहा 2012 में तेंदुलकर समिति के स्थान पर सी रंगराजन ऐसे लिखना, सी रंगराजन की अध्यक्षता में एक नई समिति का गठन किया गया। सुरेश तेंदुलकर समिति के स्थान पर सी रंगराजन समिति का गठन किया गया।
2012 में तेंदुलकर समिति के स्थान पर सी रंगराजन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। बड़ा विवाद हो गया था भाई, कांग्रेस की सरकार रही उस समय, बड़ी अजियत हो गई भारत देश की। हाँ, सी रंगराजन की आखिरी समिति, क्योंकि इन्होंने जो भी अपनी सिफारिश लगाई थी, भारत देश में जितनी समिति बनी थी सभी समितियों को उन्होंने अध्ययन किया, फिर किसके पास कौन कौन सी कमी रह गई जो इतना विवाद हो रहा है। अंतिम में एक लंबा चौड़ा चार्ट प्रस्तुत किया और बात ये रही कि 2012 में जो बनी 14 में रिपोर्ट लगाई, तो वर्तमान में भारत देश के प्रधानमंत्री रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह, वो एक इकोनॉमिकल साइंटिस्ट रहे, उन्होंने उसको जज कर लिया इसमें क्या है और इनकी रिकमेंडेशन को मान लिया। ठीक है, चलो अब आगे लिखो, डाल एक तुम्हें कुछ और बताने वाले थे, चलो याद आ जाए तो बता देंगे, कुछ हाथ पूछने वाले थे। चलो आगे हेडिंग डालो, सी रंगराजन समिति, भी याद आएगी। सी रंगराजन नाम सुने हो? सी रंगराजन समिति, सी रंगराजन समिति का नाम सुने हो? बताओ कौन कौन सुना है, खड़ा कराएं एक एक लोग को। अभी सुने हो तो क्या बताओ। सी रंगराजन समिति बनी थी, कौन थे अध्यक्ष? किसके थे? इसके तो थे ही, अरे यार RBI गवर्नर रहे भाई। सी रंगराजन नाम नहीं सुने हो? सी रंगराजन गवर्नर रहे RBI के, भारत देश के अर्थशास्त्री रहे। चलो एक लाइन लिखो, संयुक्त राष्ट्र संघ के भाग, संयुक्त राष्ट्र संघ जिसे कहा जाता है यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ के भाग खाद्य एवं कृषि संगठन, खाद्य एवं कृषि संगठन, ब्रैकेट में क्या लिखोगे? FAO, फिर उसके आगे लिखो गरीबी का आकलन, गरीबी का आकलन, उपभोग के पोषण मूल्य, संयुक्त राष्ट्र संघ के भाग, क्या लिखे स्टेटमेंट बताओ? अरे संयुक्त राष्ट्र संघ के भाग, उसके बाद क्या लिखे हो? खाद्य एवं कृषि संगठन, फिर FAO ब्रैकेट बंद, आगे गरीबी का आकलन, आगे उपभोग के पोषण मूल्य स्तर या पोषण तत्व, चाहे जो लिख लो, तत्व, पोषण मूल्य तत्व, उसके आगे फिर लिख लो अर्थात, ना समझ पाओ तो कैलोरी, अभी तो समझ जाओगे, कैलोरी पोषण मूल्य तत्व अर्थात कैलोरी के ही आधार पर करता है, के ही आधार पर करता है। फिर उसके आगे लिखो, इसलिए योजना आयोग ने, उसके आगे करता है कामा लगा के, इसलिए योजना आयोग ने, इसलिए योजना आयोग ने तेंदुलकर समिति, तेंदुलकर समिति के स्थान पर, तेंदुलकर समिति के स्थान पर सी रंगराजन, सी रंगराजन की अध्यक्षता में, की अध्यक्षता में 2012 में, की अध्यक्षता में 2012 में एक नई समिति का गठन किया। एक नई समिति का गठन किया।
फिर उसके आगे डैश करो, डैश करके आगे लिखो इस समिति ने अपनी रिपोर्ट योजना आयोग को, इस समिति ने अपनी रिपोर्ट योजना आयोग को 2014 में इस समिति ने अपनी रिपोर्ट योजना आयोग को 2014 में प्रस्तुत की। ठीक, देखो अब सुन लो तो आगे लिखाएं। अगर मान लो, देखो भारत देश में गरीबी का मापदंड मापने की पूरी पावर, पूरा सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन संगठन है योजना आयोग, नीति आयोग। और दुनिया में कौन सा है? ठीक, अब अगर FAO फूड और क्या कहा जाता है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये किस आधार पर करता है? कैलोरी के आधार पर। ठीक है, यही लिखे हो। या पोषक तत्व जो होते हैं, इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स जो होते हैं, अगर उसके आधार पर ये करता है तो फिर तेंदुलकर समिति ने ऐसा क्यों कहा कि जीवन निर्वाह लागत सूचकांक के लिए, अगर एक लाइन में समझो कि अगर हमारे पूर्वज या हमसे बहुत पढ़ा लिखा इंसान किसी बात को बता दे कि ये दरवाजा ऐसे से ऐसे खुलेगा और दुनिया को बता रहा है, फिर कोई एक आदमी आकर ऑब्जेक्शन करे कि नहीं इसको बंद कर दो, इधर से खुलेगा, तो आदमी कहेगा यार तुम्हें या तो सब आदमी गड़बड़ है या तो ये अकेला आदमी गड़बड़ है। यूएनओ इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है कि दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है और उसके कई पार्ट हैं। उसका एक भाग है खाद्य एवं कृषि संगठन, गरीबी का सबसे बड़ा इंडेक्स जारी करता है और वो मानता है कि गरीबी का इंडेक्स कैलोरी के आधार पर ही जारी किया जाएगा। फिर तेंदुलकर के पास ऐसा कौन सा एक्स्ट्रा माइंड था कि जो उन्होंने उनकी रिकमेंड को खारिज करके अपनी रिकमेंड लगा दी, इसीलिए योजना आयोग ने खारिज कर दिया। जीवन निर्वाह लागत, बात समझ रहे? लागत का मतलब होता है कास्ट, जीवन का मतलब होता है लाइफ, और उसको सरवाइव करने के लिए जो कास्ट लगेगी, ये फार्मूला समझ में नहीं आया। कभी किसी चीज को सरवाइव नहीं किया था, रेंगा नहीं जाता, आदमी उसको संचालित करता है, चलाने का प्रयास करता है, कि डिफिनेशन है। एक बार हमने तुमको बताया था कि मार्केट प्राइस, तो मार्केट प्राइस होती है, पता है फैक्टर कास्ट, बताया थी ना। फैक्टर कास्ट वो होता है जितने की वस्तु बनती है, मार्केट प्राइस ये होता है कि वस्तु में कर लगने के बाद जितने मूल्य पर बिकेगी। लागत का मतलब यहाँ कास्ट होगा, कास्ट से मतलब नहीं होता किसी इंसान की कोई लागत नहीं लगा सकता। कोई बिक रहा है क्या मार्केट में, बात समझे कि नहीं? खारिज करने का मेन कारण था, उसकी कई डिफिनेशन बताई गई थी। और ये कहा जाए कि अगर हमारे पूर्वज, हमारे पिताजी बता दिए कि सूर्य देव पूरब से ही उगते हैं, अब कोई आकर के पश्चिम बता दे तो खराब तो लगेगा ही। दुनिया मान रही है, इसी आधार पर श्री रंगराजन की समिति गठित की गई और ये लंबा ऊपर से लिखवा दिए कि परीक्षा में एक बार पूछा गया था कि फूड एग्रीकल्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन किसका अंग है? किसका अंग है? यूएनओ का। बात समझे कि नहीं? यही तो लिखे हो कि संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अभिन्न अंग FAO जो गरीबी की पॉवर्टी का इंडेक्स जारी करता है। बात समझे? इतना प्रेशर से दिमाग से पढ़वाने का प्रयास करते हो, समझने का प्रयास करना, ठीक है? और नहीं तो हमारा तो कुछ नहीं जाएगा। फिलहाल हमारा जो जाना तो चला गया, जो बचा होगा, जो आना होगा आ जाएगा, और तुम्हारा तो ऐसा जाएगा ना कि कुछ लौट के नहीं आएगा। जीवन नहीं बर्बाद होगा, भगवान का दिया सब कुछ है। तो 4 बीघा खेत होगा, कुछ नहीं होगा तो टेम्पो निकलवा लेना, बैटरी, कुछ नहीं होगा तो पल्लेदारी करना, चलेगा, जीवन तो चलता ही है। लेकिन ये ऐसा नहीं कह रहे हैं, भगवान न करे कि ऐसा तुम्हारे साथ कभी हो। पढ़ लो मन लगा के, चलो। जानते हो समितियों में गड़बड़ जानते हो कहाँ से हुआ है? जैसे आप लोग यहाँ जो, अब शांत हो जाओ, विचार न दो, आर्गुमेंट जब किया जाएगा तो पूछा जाएगा। कहने का मतलब है कि जब भारत देश में एक तो कई स्टेट में कई तरह के लोग, मैंने कहा ना भाषाएं मैच नहीं करती तो दिमाग कहाँ से मैच करेगा? अब गांव का आदमी है,
शहर के आदमी को यहाँ भेज दो, उससे कह दो गांव की समीक्षा करो, कभी नहीं कर पाएगा। गांव के आदमी को शहर भेज दो, उसको सब दुश्मन लगेंगे वहाँ के करोड़पति। बात समझो, इसीलिए बैलेंस नहीं बन पाया। तेंदुलकर ने जो कहा वो बहुत बड़े ज्ञानी रहे, वो भी एक अर्थशास्त्री थे। ऐसा नहीं था किसी गड़बड़ आदमी को योजना आयोग चेयरमैन बनाएगा, लेकिन जो दुनिया में देखा है वही तो बताएगा। लेकिन क्या सुनना चाहते हैं। और पार्लियामेंट में जानते हो तरह तरह के कई प्रकार के प्राणी, क्या प्राणी ही समझो, चाहे जानवर समझ लो चाहे प्राणी, कई प्रकार के पाए जाते हैं। उसमें कौन क्या बोल देंगे उनको खुद ही नहीं पता होता है कि क्या कहेंगे। उसी में कोई पढ़ा लिखा आदमी बहुत अच्छी बात उठाता है, फिर उस पर लंबी डिबेट चलती है, ये पॉइंट कैसे आया। एक होता है प्रश्नकाल का समय, मोबाइल सबके पास है, कभी बजट वजट आया करे, बात समझ रहे हो, या लोकसभा का जब सत्र चले विधानसभा का, तो वहां पर ये ना देखा करो कि पक्ष ने क्या कहा विपक्ष ने क्या कहा, अपोजिशन की बात ना करो। वहां ये देखा करो कि दोनों लोग किसी बात पर बहस कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं, तो तुम्हारे मतलब की क्या बातें हैं। क्योंकि उनको इतना ज्ञान नहीं होता, लेकिन उनके पास 5-10 पन्ने का एक IAS ऑफिसर का लिखा हुआ खर्रा होता है, वो जो उसमें पढ़ेंगे वो सही रहता है। तो उस पर देखा करो। प्रश्नकाल के समय से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। देखो कहते हैं ना कि मैं विधानसभा कहते हैं अध्यक्ष महोदय मैं ये प्रश्न करता हूँ, इनसे पूछता हूँ, तो अगला आदमी रिस्पॉन्सिबल होता है बताने के लिए। भारत की आर्थिक समीक्षा क्यों 31 जनवरी को ही प्रस्तुत की जाती है, 1 फरवरी को बजट आता है, क्योंकि एक दिन पहले पढ़ाया था बजट में, पहले पन्ना पेश किया जाता है, पन्ने पर विचार विमर्श होता है, एक प्रश्न का उत्तर देना पड़ता है। ऐसे नहीं है कि तुम बता दिए इतना यहाँ खर्च हो गया, उतना कहाँ खर्च हो गया, बताओगे तो जनता के लिए क्या हो रहा। बताए थे ना उसको राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय में पूरा विवरण देना पड़ता है सरकार को। ऐसा नहीं है, क्योंकि पोजीशन वाला आदमी जो पक्ष वाला होता है बेचारा कितना भी बन सकती जाए कायदे से, अपोजिशन उसकी गलतियों को नजर रखता है, जिनसे गलती कहाँ हो रही है, वहाँ तुम्हारे लिए काम आ जाता है, तुम्हारी पढ़ाई के लिए वहीं से निकल आएगा तुम्हारे काम की चीज। तुम लोग हालांकि बनने का है, सिविल वाले बहुत कायदे से देखते हैं आखिर हुआ क्या, निकला क्या, उसी पे कह दिया जाए, उसी पे कोई प्रश्न पूछ लिया जाता है। बढ़िया, मैंने फिर पूछा बताया था कि सिविल में प्रश्न आया था कि भारत में गरीबी का कारण जनसंख्या, जनसंख्या का कारण गरीबी। इसमें 200 शब्द 250 शब्द आयोग ने पूछा था। अपने विचार उसने देखो सबकी विचार पूछ लिया। जितने बच्चे यहाँ बैठे हो, बच्चे बच्चियाँ, सब लोग अपना अलग अलग लिखोगे। कोई कहेगा गरीबी का कारण जनसंख्या, कोई कहेगा जनसंख्या का कारण गरीबी, अलग अलग बताएगा। और दोनों लोगों का कॉपी एक ही व्यक्ति जांचेगा, दोनों का विचार उसके सामने आ जाएगा और वो अपने दिमाग से समझ के नंबर देगा, क्योंकि पॉइंट दोनों सही है। मैंने बताया था ना, गलत दोनों नहीं है। गरीबी का कारण ये जनसंख्या है, जनसंख्या का कारण गरीबी है। ज्यादा बच्चे हो जाना गरीबी का कारण है, ठीक है, और गरीबी का कारण जनसंख्या है, क्योंकि गांव स्तर में, छोटे स्तर में कहते हैं जितने पुत्र होंगे उतने ज्यादा कमा के लाएंगे। आप उनकी मेंटेलिटी नहीं चेंज कर सकते हो। अरे ऐसा हुआ भी है, ऐसा कई परिवार है जो बहुत तेज से चल रहा है, बस थोड़ा सा आधुनिकवाद नहीं, 4-5 जिसके बच्चे हों या ठीक ठाक हों, अच्छे दिमाग के हों, माँ बाप कहा माने 10,000 अगर बेचारे किसी तरह से मजदूरी करके लाएंगे, 6 पुत्र है, महीना में कितना हुआ 60,000। बात समझे। तो दोनों है, जैसे मैंने कहा कि जातियां भी डोमिनेंट होती हैं, व्यक्ति भी डोमिनेंट होते हैं। जाति भी प्रभुत्वशील है, व्यक्ति भी व्यक्ति प्रभुत्वशील। जैसे मायावती यहाँ के 80 कोटे की रही, जनरल आदमी तक पार्टी की सुप्रीमो रही, का जनरल आदमी का पैर नहीं छूता था। क्यों नहीं छुएगा, मिनिस्टर रहेगा, नमस्ते करेगा, नहीं छुएगा तो। और पहले चले जाओ तो ब्राह्मण का स्थान राजा से बढ़ के, राजा का पैर छूना, उसका ब्राह्मण का उसका पैर धुलना, राज्य में छिड़कना पुरोहित का, तो दोनों अपनी जगह है। इसे कहा गया है, डेफिनेशन है वैज्ञानिकों की, भाई एम.एल. श्रीनिवास की थियरी है। जातियां डोमिनेंट होती हैं, एस सी दुबे ने कहा व्यक्ति डोमिनेंट होते हैं। वैसे गरीबी भी है अपनी जगह और जनसंख्या भी है। ठीक, चलो अपनी लाइन कट गई है, तो बताओ क्या लिखे हो, क्या लिखे हो, एक लाइन बताओ, एक लोग पढ़ के बताओ।
अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया, यही लिखे हो ना। 2000। अब आगे लिखो तेंदुलकर समिति के आकलन, आगे लिखो आवाज नहीं, तेंदुलकर समिति के आकलन। जिसको ना पढ़ना, एक बात याद रखना, अब जिसको ना पढ़ना हो वो अगली क्लास में नहीं बैठेगा। फिर मैं कह रहा हूं कि मैं किसी बच्चे को नॉमिनेट नहीं करूंगा, क्योंकि मैं कोई ईश्वर नहीं हूं, लेकिन हमारे अंदर एक कैलिबर कैपेसिटी है कि 99 नहीं, लेकिन कम से कम भगवान के अंदर अगर 99 गलती माफ करने की पावर थी तो 9 तो हम भी कर सकते हैं, लेकिन बैठिएगा नहीं। इसलिए कि फिर मैंने कहा हाथ पास ना करिए मामला। मैं अभी भी चाहता हूं किसी व्यक्ति का पर्सनल का मैं सीट से उठा करके उसका नाम पूछकर और इस रजिस्टर में लिख करके मैं ना दे दूँ। व्यक्तिगत हमारे ऊपर प्रभाव पड़ा, हमारे ऊपर प्रेशर है, मानो हमारी परेशानी समझो, ना पढ़ना हो चले जाओ। और मैं चाहता हूँ, क्योंकि कहा जाता है कि टीचर होता है तुम कितने भी नालायक हो जाओ, लेकिन वो लिख दे कि योर कैरेक्टर इज बेस्ट, तो आयोग का चेयरमैन भी तुम्हें नौकरी दे देगा। और वही कक्षा 5 का एक टीचर तो धोती पहन के रोड पर जाता है, लिख दे कि योर कैरेक्टर इज वेरी रॉन्ग, तुम्हें आयोग का चेयरमैन जूता मार के भगा देगा गेट से, कहेगा तुम्हारा चरित्र सही नहीं है, नौकरी क्या करोगे। ऐसे बहुत लोग कमिश्नर हो गए हैं, करेक्टर की वजह से गड़बड़ हो गई। ऐसा नहीं, वो चरित्र ना समझो, वो लिख दे एक लाइन, बात मानो। मैं चाहता हूँ कुछ ना लिखा जाए। तुमसे उनको फीस नहीं मिलती है, क्यों सुनना चाहते हो? तुम पैसा नहीं देते हो उनको, तुम चले जाओ, उनका कोई नुकसान नहीं होने वाला है। ये जो जाएगा जो बोल रहा हूँ ये भी सुनेंगे वो लोग, ऐसा नहीं है। इतना मत ओपनली बात कराओ, नहीं होगा नुकसान, मानो नुकसान तुम्हारा है, तुम्हारे परिवार का है, सरकार तुम्हारा साथ दे रही है। देख रहे हो अभी योगी जी ने एक नया सिस्टम चालू किया है कि नेट, पीजीटी, टीजीटी कोई कंपटीशन की तैयारी होगी, सब अभ्युदय कराएगा। लखनऊ में आवेदन भी आ गया, छोड़ो सिविल, एसएससी, कोई तैयारी करो तुम, नौकरी के लिए एनीवन, कोई भी सर्विस के लिए सब कराएंगे वो। तो कह रहे हो सब प्राइवेट कोचिंग बंद करवा देंगे। और क्या लोगे? योगी जी का घर लिखवा लो, है रजिस्ट्री कर दे बेचारे, और क्या करेंगे? अब इतनी बड़ी बात कि पीजीटी, टीजीटी, बीएड की एंट्रेंस के लिए वो कोचिंग चालू करने के लिए कह रहे हैं, सिविल से लेकर के टॉप टू बॉटम तक, और क्या कर दें? पढ़ते रहो। वो भी ये नहीं कह रहे हैं कि 1 साल के बाद मत आना, तो कह रहे हैं अरे पढ़ो बच्चा जब तक नौकरी न पा जाओ। बात समझ रहे हो कि नहीं? और जितनी जल्दी आप नौकरी पाओ, ज़्यादा दिन तक नौकरी करोगे। हमारे सब की तरह 36 साल के हो गए हैं, नौकरी नहीं मिली। अगर आज मिल जाए तो कई साल बचे हैं, 60 साल में जोड़ डालो, मैं तो आवत हुए 4 साल एक जोड़ो, 24 साल, 24 साल में काम खत्म। 2400 साल में मिले तुम्हें, कहो 20 साल, 40 में मिले, कहो मिलवे न करे। चलो ऐसा ना बात समझो बात को। आकलन के तरीकों को खारिज कर दिया इसने, तेंदुलकर समिति के आकलन के तरीकों को या नजरिए को खारिज कर दिया। आकलन के तरीकों को खारिज कर दिया। पूर्ण विराम लगाओ, आगे लिखो। रंगराजन समिति के अनुसार, रंगराजन समिति के अनुसार 2011-12 ऐसे कर लिखना। रंगराजन समिति के अनुसार 2011-12 में, आगे लिखो, चार्ट है, 2011-12 में 21.9 कितना है? 21.9। एक होगा 21.9, एक होगा 29.9। 21 लिखो, 29 लिखो, 29। हाँ, रंगराजन समिति के अनुसार, को याद किए हैं ना, 29.5, 29.5% लिखो, ये है उसका सही है। 29.5% लोग गरीब थे। रंगराजन समिति के अनुसार वर्ष 2011-12 में
29.5% लोग गरीब थे। अब आगे लिखो, उसके आगे लिखो, जबकि यही तो हमेशा पूछता है, जबकि तेंदुलकर समिति के अनुसार, जबकि तेंदुलकर समिति के अनुसार 21.9% लोग गरीब थे। 21.9% लोग गरीब थे। ठीक है, फिर से सुन लो। कई बार पूछा गया है कि तेंदुलकर समिति के अनुसार भारत देश में कितने गरीब लोग थे। ठीक, एक। उसके बाद अगर ये पूछा जाए कि रंगराजन समिति के अनुसार कितने परसेंट लोग गरीब थे। ये चार्ट हमेशा बार बार पूछा गया है, ये बात याद रखना। बस ऐसे वही अभी बताने में थोड़ा, क्योंकि चार्ट याद किए थे। तेंदुलकर का है 21.9, रंगराजन का है 29.5%। बस, और ज़्यादा नहीं पूछता, ज़्यादा इधर उधर करने की आवश्यकता नहीं है, वो ऐसे ही पूछेगा। दो ही का पूछता है चार्ट, क्योंकि दोनों का चार्ट बड़ा महत्वपूर्ण रहा। और उसका विवाद का कारण तुम जानते हो कि बात यूएनओ में हुई, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में। उसने कहा कि खाद्य एवं कृषि संगठन के मापदंड को तेंदुलकर समिति ने अडॉप्ट नहीं किया, यही तो पढ़े हो, इसीलिए खारिज कर दी वर्तमान सरकार ने। ठीक, चलो समझ में आया ना। चलो बंद करो इसको बेटा, 1 मिनट बताएं, हो गया ना।